Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear audience, this is Zahid Rasool Guraya. My academic qualification is BCom, CMA, APFA, LLB, and currently I am waiting for the result of Institute of Corporate Secretaries of Pakistan. Inshallah, within few days, by the grace of Almighty Allah, I will clear that. Furthermore, I am student of LLM from University of Lahore. As for experience is concerned, I have served in Pakistan Air Force, then Federal Board of Revenue as Inspector Inland Revenue almost for 2 years. And now I am a tax and corporate consultant. Beside this, I am also a teacher, having around 5 years of experience teaching at Government College, University Lahore and ICMA Pakistan. It was a brief introduction. The journey started way back when I was matriculate and I started my government job. साथ improvement की, and alhamdulillah now standing in front of you people. अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं. हम आज क्यों इकट्ठे हुए? कोई भी कंट्री हो दुनिया में, कोई भी स्टेट हो, कोई भी रियासत हो, उसको अपना मामलात को चलाने के लिए ज़रूरियात होती है फ़ंड की. फ़ंड्स की ज़रूरियात होती है. कोई भी कंट्री है, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री सपोज कर लें, उसको जो चलाने वाले हैं, उसके जो एग्जेक्टिव्स हैं, उन एग्जेक्टिव्स ने कुछ एक्सपेंडिचर करने होते हैं. अभी आपके माइंड में आएगा कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं. अगर कोई रियासत है तो उसको अपनी बाउंड्री की हिफाजत करनी होगी, उसको हम डिफेंस एक्सपेंडिचर कह देंगे. उसको अपने इलाकों की डेवलपमेंट करनी होगी, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. प्लीज बी साइलेंट एंड कंटिन्यू टू जॉइन. यू शुड स्टे हियर. ठीक है, जो भी आ रहा है उसे रिक्वेस्ट के साथ बैठाते जाएं. अच्छा, डेवलपमेंट. फिर कुछ एसेंशियल सर्विसेज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. व्हाट आर दोज एसेंशियल सर्विसेज? हेल्थ एंड एजुकेशन आर टॉप ऑफ द लिस्ट. ये दो चीज़ें हैं. ये तो हो गया कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, इनके लिए पैसों की ज़रूरत है. तो वो कहाँ से आएंगे? डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. तो गवर्नमेंट जो है वो एक टूल लेके आती है. वो क्या होता है? अपनी फिस्कल पॉलिसी. स्टेट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कहाँ से आएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करने हैं, एलोकेशन कहाँ कहाँ करनी है, वो कहाँ से होगी? थ्रू फिस्कल पॉलिसी. और थ्रू इसी पॉलिसी के रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करना है वो भी बता देगी. तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए हर रियासत के पास कोई अदारा होना चाहिए. होना चाहिए या जी नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो पाकिस्तान में जो अदारा है that is Federal Board of Revenue. अच्छा, मैं ट्राई करूँगा कि जो चीज़ बता रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसको भी साथ साथ डिस्कस करते जाएं. क्या पाकिस्तान जब बना उसी वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था? एट दैट टाइम देयर वाज नो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. सो when Federal Board of Revenue came into being, that was in 2007. याद रखें कि इस तरह के ही क्वेश्चन आने हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब बना.
वो कह देगा एग्जामिनर, और हमने यही क्वेश्चन जो थे हमने सॉल्व किए, ये इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और हमने डाटा इकट्ठा किया लास्ट टाइम जब हम टेस्ट दे रहे थे। जब अब आप लोग डाटा इकट्ठा करेंगे, उस वक्त जब होते थे पेपर तो स्टूडेंट डाटा इकट्ठा करते हैं, सोशल मीडिया अवेलेबल है, वहाँ से जो भी पेपर दे के आता है वो उसमें से 8-10 तो क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन हैं, और ये आए हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब बना जी? ये पाकिस्तान बना उस वक्त बन नहीं जी, ये 2007 में बना। इससे पहले कौन सा अदारा था? वो CBR था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। तो 2007 में कैसे बना? क्या गवर्नमेंट का दिल करता है तो अदारा बन जाता है, या कोई एक्ट वगैरह पास होता है? एक्ट पास होता है। तो एक्ट पास हुआ 2007 में, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गया, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ख़त्म हो गया। क्या उससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, और कब से था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था तो कब से था जी? ये मौजूद था, ये शुरू से मौजूद था, 1924 से था, प्रायर टू पार्टीशन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज नॉट अवेलेबल, दैट टाइम वाज CBR चलता रहा। अच्छा, अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो पैसे इकट्ठे करने का काम करना है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बस हो गया तो वही इकट्ठा कर लेगा। रेवेन्यू डिवीज़न के अंडर ये अदारा आया, और इसने फिर एक चेयरमैन साहब को कहा कि चेयरमैन FBR जो हैं वो सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीज़न भी होते हैं। ये लिख लेंगे चीज़ें, यही जो है ना FBR इज़ रन बाय, इधर मैं लिखता हूँ, वो वीडियो में नहीं आ रहा होगा, चेयरमैन FBR। अच्छा, चेयरमैन FBR जो है इसके अंडर कौन होते हैं? इसको असिस्ट करने वाले मेंबर्स होते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये नोट रखिएगा कि ये दोनों जो हैं ये अपॉइंट कौन करती है? फेडरल गवर्नमेंट करती है। कौन अपॉइंट करते हैं जी? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, क्या मेंबर आके खुद पैसे इकट्ठे करते हैं? नहीं, मेंबर तो नहीं इकट्ठे करते। फिर ये मिलकर ज़रूरत के मुताबिक फील्ड फॉर्मेशन जो बनाई होती हैं उनको कहते हैं जी कि ये हमें असाइनमेंट मिल गई है, ये बजट का टारगेट मिल गया है, इस दफ़ा 5.8 ट्रिलियन रुपीज़ कलेक्ट करके हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने हैं, सो डैट वो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर सकें। तो फिर फील्ड फॉर्मेशन कहाँ से आ? तो फील्ड फॉर्मेशंस आ गई। फील्ड फॉर्मेशन जो हैं वो कौन सी हैं, क्या नाम है उनका? तो वो होता है रीजनल टैक्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस और लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस ही रखा है, यूनिट चेंज हो गया ना, ऑफिस ही है जी। और एक तो MTO भी बन गया, ठीक है जी, ये मेरे एग्ज़िट के बाद बनी और नाम भी चेंज हुए। तो ये चार जो हैं ये फील्ड फॉर्मेशन जिन्हें कहा जाता है। FBR रेवेन्यू इकट्ठे करने का जो टारगेट मिला है उसको हासिल करता है अपनी 4 तरह की फील्ड फॉर्मेशन से। क्या फील्ड फॉर्मेशन का भी कोई हेड होता है? जी बिल्कुल होता है। हर फील्ड फॉर्मेशन को कौन हेड करेगा? दैट इज़ एब्रीविएटेड एज CCIR, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। RTO का एक होगा, CTO का एक होगा, LTO का एक होगा। तो क्या वो खुद काम करना शुरू कर देगा? नहीं जी, वो अपनी पूरी फॉर्मेशन जो है RTO को डिवाइड करेगा जोन्स के अंदर। तो जोन्स बन गए। तो जोन के हेड कौन करता है? द मोस्ट पावरफुल पर्सन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में? ये क्वेश्चन अगर आता है तो वो एक ही बंदा है, वो है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू।
सबसे ज़्यादा ताकत, इवन के चीफ कमिश्नर से ज़्यादा जो पावर जो लिख के दी गई हैं लॉ के अंदर, वो कमिश्नर के पास है। तो डैट इज़ CIR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है जी। अच्छा, कमिश्नर साहब भी खुद काम नहीं करते। कमिश्नर साहब ने भी अपनी जो पावर्स हैं वो डेलीगेट करते हैं और वो उनसे आगे रेंजेस बनी होती हैं। तो जोन से आगे हम यहाँ आ जाते हैं, जगह कम होने की वजह से, कि रेंजेस पे आगे। तो यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होते हैं, इनके नीचे यूनिट्स होती हैं और यूनिट्स को जो चलाने वाले, जो हेड करने वाले, वो DCIR, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, या असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, या इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर IRO, ये हो गए जनाब। ये भी जो है ना, ये भी यूनिट के हेड तो हैं, लेकिन काम जिसने करना है वो कौन है? वो लोग हैं जो कि अभी भर्ती होने जा रहे हैं। दोज आर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। तमाम काम जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने असाइन किया कि उसने एक्सपेंडिचर करने हैं, वो इकट्ठा किसने करके देना है? ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो साहब यहाँ बैठे हैं IIR, ये सारा काम इन्होंने करके देना है। तमाम FBR का पैसा इकट्ठे करने वाली जो फोर्स है, जो मेन प्लेयर है, वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है। तो उसके लिए हम लोग जो हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों को असिस्ट करने के लिए, और आप लोग जो है एस्पायरेंट हैं कि आप उस फोर्स का हिस्सा बन सकें। अभी इस फोर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये फोर्स जो है, इसका हिस्सा बनने के लिए, अच्छा यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं बताता जाऊँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों ख्याल आया कि पढ़े लिखे लोगों को इंस्पेक्टर बनाया जाए। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। पहले जो था मैट्रिक या इस तरह लोग आते थे, वही अदारे के अंदर रहते थे, ग्रेड 9 या 11 में थे, वो प्रमोट होके 16 तक पहुंचते थे, 16 से बाद वो IRO बनते थे, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर बनते थे और वो एग्ज़िट हो जाते थे। एट सडन क्या थॉट थी कि FBR ने ग्रेजुएट को लेना शुरू कर दिया कि इनको लो। तो हम खुद कुछ नहीं करते, हमें कहा गया। किसने कहा? यहाँ पे तो मैंने कहा ना कि पैसे इकट्ठे करने हैं तो सिर्फ FBR करेगा। तो पैसे FBR की जो पावर ऑफ कलेक्शन है उससे बढ़कर हैं, तो वो फिर कहाँ से आएंगे? हम लोन लेंगे, हम एड की तरफ जाते हैं, हम लोन लेने जाते हैं। जिसके पास लोन लेने जाते हैं, क्या वो अपनी शर्तें नहीं मनवाता है ना? तो फिर उन्होंने ही कहा था कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन मशीनरी है वो ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। तो उन्होंने फिर एक इनको एक असलाह दी, सजेशन दी, रिकमेंडेशन दी कि आप जो अपने इंस्पेक्टर्स हैं जो आप लेके आ रहे हैं, उनको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, उन्हें इकनॉमिक्स अकाउंटिंग आनी चाहिए, उनको स्टैट का पता होना चाहिए, वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो हैं वो होने चाहिए, ताकि जो इंस्पेक्टर आपका बैठा हुआ है और बाहर से जो केस प्लीड करने आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ACCA या ACMA या LLB या और कोई फॉरेन क्वालिफाइड बंदा, तो उसको एट लीस्ट टफ टाइम दे के जो सही रेवेन्यू बनता है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। तो इसलिए ये काम शुरू हुआ। तो जब काम शुरू हुआ तो 2016 में एक बैच आया इंस्पेक्टर्स का, फिर हमारा बैच आया 2018 में, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों का बैच होगा, जो कि मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि 2023 के शुरू में जो है ना ये ऑन जॉब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट बताना भी ज़रूरी है, तो मैं वो लिख देता हूँ।
कि अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 5 ही हैं जी, जो उन्होंने मेंशन की हुई हैं, जो कि एडवर्टीज़मेंट के ऊपर हैं। वो 5 तरह के ग्रेजुएट्स हैं जो कि एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। नंबर 1, अच्छा ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है नंबर 1 का मतलब, लेकिन ये सारे ही हैं उसमें शामिल हैं। ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, नंबर 2 बैचलर ऑफ कॉमर्स, नंबर 3 ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स, नंबर 4 लॉ ग्रेजुएट, नंबर 5 persons who have done BBA. Where is it? साफ करने के लिए, अच्छा तो ये वाला पोर्शन कर दो क्लियर। अच्छा जी, तो ये वाले लोग जो है ना वो एलिजिबल हैं जी। अच्छा मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं कि जब हम लोग गए CTO में तो वहाँ पे जाके देखा कि जो लोग दूसरे इंस्पेक्टर आए हैं, तो MBA HR माई बैचमेट जिन्होंने BA किया, सब्जेक्ट्स अदर दैन इकोनॉमिक्स आर स्टैट। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो लोग आए उनमें MBA HR वाले भी शामिल थे, जिन्होंने MBA करते हुए एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पढ़ा हुआ था। और ये एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं थी, बहुत सी एग्जाम्पल्स थी ये वाली। जिन्होंने BS कंप्यूटर साइंस किया और BS कंप्यूटर साइंस करते हुए देयर वर 2 सब्जेक्ट्स, वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर वन स्टैटिस्टिक्स, दे वर आल्सो सिलेक्टेड। तो स्टेटेड आर दीज पीपल, बट प्रैक्टिकली वो लोग भी सिलेक्ट होके पहुंच गए थे। FPSC ने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अपने आप को शो किया उस बैच में। इस दफ़ा मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि दे आर सर्विंग इन FBR ना, तो एंड दे आर माई बैचमेट। अच्छा यहाँ पे जाती है ना पिक्चर, अगर लिख लिया जाए तो। अच्छा आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा जी, तो हम यहाँ पे थे, हमें एज जी क्वेश्चन जो है ना इंशाल्लाह आप नोट करें, कॉपी पेंसिल के साथ लिख लें आप, एंड इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड दोज क्वेश्चन एट द एंड, प्लीज़ डोंट माइंड इट। अच्छा एज, एज फॉर एज इज़ कंसर्न, एज जो है वो 33 ईयर्स है। 28 लिखा है, प्लस आपने मुझसे पूछा तो 28 + 5 फॉर रिलैक्सेशन फॉर जनरल पीपल फॉर होल पाकिस्तान, चाहे वो फीमेल हैं चाहे वो मेल हैं, उनके लिए 5 ईयर्स है। प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियसली ये था कि फ़ीमेल को 2 ईयर्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे थे, लेकिन इस एडवर्टीज़मेंट में मैंने नहीं वो देखा। इसमें ये है कि प्रीवियसली ये था कि 30 + 5 फॉर फीमेल्स, वो 35 तक अप्लाई कर सकती हैं, और जो मेल हैं वो 28 + 5। और फर्दर अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको उनके रूल्स के मुताबिक, जो भी वो रूल 16 है आई थिंक FPSC का, उसके मुताबिक उनको कहते हैं कि आप इस रूल के मुताबिक देख लें, आपकी जो भी एज रिलैक्सेशन बनती है हम आपको देंगे। तो एज इज़ 33 ईयर्स। तो जिनकी एज 33 ईयर्स है, एंड कट ऑफ डेट इज 16th of August 2021। इस डेट को जिसकी एज जो है ना वो 33 ईयर्स से कम है, ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। अच्छा अभी आप हाउ कैन यू अप्लाई, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? तो अप्लाई करने के लिए यू हैव टू यूज़ द इंटरनेट। आपने इंटरनेट को यूज़ करना है, गूगल को ओपन करना है, गूगल में सिंपली टाइप करना है FPSC, तो गूगल आपको डायरेक्ट करके FPSC पे ले जाएगा वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन करें। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप चालान जो है FPSC का वही वेबसाइट से डाउनलोड कर लें,
उसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अदर गवर्नमेंट ट्रेजरी वहाँ पे सबमिट करवा लें, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ऑनलाइन, एट दैट टाइम वो आपको कहेंगे कि आपने किस डेट को जमा करवाया, हमें बता दें, डेट लिख दें, आपने किस बैंक में जमा करवाया वो लिख दें, और आपने जिस बैंक में जमा करवाया उसका ब्रांच कोड क्या है वो लिख दें। तो ये 3 क्वेश्चंस का आपके पास आंसर होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। तो वेरी इजी प्रोसेस, हमारी भी वीडियोस पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख लें, या और भी बहुत से दोस्तों ने इसके मुताबिक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा जी, एजुकेशन नीचे जब अप्लाई कर रहे होंगे एट द लास्ट देयर इज़ एजुकेशन ऑप्शन। तो जो भी आपने किया हुआ है, इफ़ यू आर BCom और LLB और BA इकनॉमिक्स, तो वहाँ पे आप सारा डिटेल के साथ लिख दें, वो सबमिट हो जाएगा। अगर गलती हो जाती है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट होने के अगर फिर भी रह जाता है, तो अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हो तो फिर भी FPSC जो है वो अलाउ कर देता है चीज़ों को। लेकिन जब आप फ़ी जमा करवाएं तो फ़ी जमा करवाते हुए जो आपको वो बैंक से आपको रसीद मिलती है वो आपने संभाल के रखनी है, प्रिजर्व कर लेना है उसको, क्योंकि विदाउट डैट स्लिप you will not be allowed to appear in the exam. They will not allow you to sit in the examination hall if you don't have that slip with you on the day of examination. वो आपने संभाल के रखनी है, आप उसको लूज़ कर देंगे, आप बैंक से वो बैंक स्क्रॉल ले जाएं, उधर से लेटर बनवा के ले जाएं, वो सुपरवाइज़र जो खड़ा है वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे, ही विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन द एग्ज़ाम। सो इसको ये पक्का याद रखना है कि इसको संभाल लेना है। अक्सर स्टूडेंट की बेचारों के साथ ये होता है कि टेस्ट हुआ है 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ रखी थी मैंने, ड्रॉ में यहीं रखी थी, लड़ाई हो रही होती है और वहाँ पर नहीं मिलती। फिर बैंक जाते हैं, स्क्रॉल बनाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, FPSC कहते हैं नहीं, हम नहीं आपको इंटरटेन कर रहे हैं। तो ये स्लिप जो है इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इंस्पेक्टर बन गए, सैलरी क्या है इंस्पेक्टर की? मैंने देखा है लोगों ने सैलरी के ऊपर वो वीडियो बनाई हुई हैं। तो सैलरी क्या है जी? सैलरी इसकी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ BS16 इज़ फार बेटर, बिकॉज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को बेसिक पे डबल मिलती है। तो जब आपकी सर्विस, जब हमारी सर्विस 1 साल हो गई थी, तो कुछ अलाउंसेस हैं जो कि टाइम के साथ अलाउ होते हैं। तो वो अलाउंसेस जब अलाउ होते हैं और साथ में आपको जो हाउस रेंट वगैरह मिलना शुरू होता है, तो रफली 75,000 जो है वो सैलरी हो जाती है। और 75 गवर्नमेंट जॉब में जो PMS ऑफ़िसर हैं, अगर उनकी 2 साल सर्विस है आप देखेंगे तो उनकी इतनी नहीं है सैलरी जो है। उनकी पे स्लिप अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो BS17 के PMS ऑफ़िसर हैं, उनकी सैलरी स्लिप और अपने तो ये है कि सैलरी इनकी अच्छी है। सैलरी के साथ क्या मिलता है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपको एक ऐसी स्किल मिलती है, आपको एक ऐसा नॉलेज मिलता है जिसके मार्केट में बहुत डिमांड है। आप ओपिनियन देने के, किसी को अगर ओपिनियन देना है, आपने एडवाइस करना है, अगर आपने अपने आप को इतना पॉलिश किया हुआ है तो आपके ओपिनियन की वैल्यू है। ज़रूरी नहीं कि जो जिसको ओपिनियन दे रहे हैं वो आप ही उस यूनिट के इंस्पेक्टर हैं, नहीं, वो कसूर से आया हुआ है, वो कहीं से भी है, लेकिन आपने अपना नॉलेज इतना इम्प्रूव कर लिया है कि जब आप ओपिनियन देते हैं उसकी इतनी वर्थ होती है तो अगला बंदा उसको एक्नॉलेज करता है। तो सैलरी के साथ क्या मिला आपको? एक स्किल मिली जो कि लाइफ टाइम आपके साथ चलनी है। आपको नॉलेज मिला जिसको आप कहीं पे भी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज करके लॉफुली अर्निंग कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है, इसमें ये है। और अदर फैक्टर्स जो हैं उनको साइड पे छोड़ दें, उसको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये जो है लॉफुली नेक नीति के साथ आप इसमें भी एक्सेल कर सकते हैं, और लोगों ने किया है, एक्सेल किया है इसमें। अच्छा जी।
अगर हमने सैलरी को डिस्कस कर लिया है, अच्छा ये अवेलेबल होगा। अच्छा, तो जब हमने सैलरी को डिस्कस कर लिया तो मैं थोड़ा सा वर्कलोड भी बता दूं आपको। वर्कलोड ये है कि एक साइड पे आपके गवर्नमेंट सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर, दोनों पीक्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या है, जाओ या ना जाओ, कुछ ऐसे अदारे हैं गुजारा चल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में ये है कि 8-9 बजे से पहले छुट्टी नहीं होती। ये दरमियान में खड़े हैं, मॉडरेट लेवल का वर्कलोड है। हम लोग जो थे वहाँ पे हम समझते थे कि बड़ा वर्कलोड है एफबीआर में, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में आओ ना तो लोग 8 बजे घर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप मिडल में खड़े हैं कि मीडियम लेवल का, मॉडरेट लेवल का वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। लेकिन जब कंपैरिजन किया जाए बिटवीन एप्पल टू एप्पल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, देन एफबीआर का इंस्पेक्टर ज़्यादा काम करता है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि उसने ही सारा पैसा इकट्ठा करके देना है, उसी ने सारा हर चीज़, उसने नोटिस से लेकर आर्डर तक जो है ये इंस्पेक्टरों ने ही करने होते हैं, और रिकवरी करने भी इन्होंने ही जाना है। तो ये है, ये चीज़ आप जेल में रखे। कुछ लोग भाग जाते हैं जी कि हम तो समझे थे कि हाजिरी लगा के गायब हो जाओ, तो वो फिर ये ऐसा चक्कर नहीं है। अच्छा, वर्क इन्वायरमेंट, जिस तरह वर्कलोड गवर्नमेंट के मुकाबले में दूसरे इदारों से ज़्यादा है ना, इसी तरह इसकी एनवायरनमेंट भी गवर्नमेंट के दूसरे इदारों के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे पानी भी बेहतर मिलता है आपको, यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटीज़ भी बेहतर हैं, वैसे भी इन्वायरमेंट बेहतर है, अच्छी आप वर्किंग इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान या CGA या किसी और अदारे में आ जाएँ तो वो लोगों से हम लोग बेहतर थे। ऐसे ही है ना जी, हम लोग कंपैरेटिवली बेहतर हैं। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मैसिव थिंग, सोशल रिस्पेक्ट। सोशल रिस्पेक्ट क्या है एफबीआर के इंस्पेक्टर की? बहुत ज़्यादा है जी। ऐसा बंदा भी आपके साथ इन कांटेक्ट रहता है जो आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। इवन कि आपके जो SMS के ऊपर आपका MNA भी रिस्पॉन्ड कर देता है। ये रियलिटी है। इसको ना वो कर दो म्यूट, ना मैं कर दूँ। इशू तो नहीं आ रहा, ये वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन में हैं, उनकी तरफ से एक की कॉल है। ओके। अच्छा, तो सोशल रिस्पेक्ट जी इसकी बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एन्जॉयड दैट रिस्पेक्ट फॉर 2 years, और मुझे पता है कि इसमें नेक नीति से काम करके भी आपको इज़्ज़त बहुत मिलती है। आपको इंस्पेक्टर का वर्ड हमारी सोसाइटी में बड़ा ना तगड़ा वर्ड है, और इंस्पेक्टर फिर रेवेन्यू का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पेक्ट है इसकी। ट्रेनिंग ये होती है, एक महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है जिसमें हमें इनकम टैक्स आफ्टर सिलेक्शन तो वो पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, ये सारी मैंने अच्छाइयाँ बता दी आपको कि ये सारी जो है ना ये हम इंशाल्लाह जो इंस्पेक्टर बनेगा वो ये चीज़ें एंजॉय करेगा, सोशल रिस्पेक्ट भी एंजॉय करेगा, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, स्किल्स भी बड़ी आ चुकी होंगी, लाइफ टाइम के लिए यूटिलाइज़ करो जहाँ पे मर्जी। ठीक है जी। तो कीमती चीज़ें ऐसे तो नहीं मिलती, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो मेहनत करने के लिए उन्होंने कहा है जी कि हम उसको लेंगे जो कि, अच्छा एक पॉइंट, अभी सिलेबस डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जो 16 में था और फिर वही 18 में रहा, एंड वी आर होपिंग डैट कि इंस्पेक्टर एफबीआर भर्ती करना है तो उससे अच्छा सिलेबस कोई हो नहीं सकता, तो सिलेबस जो है वही रहेगा। और हमने कोशिश भी की दोस्तों के थ्रू, तो उन्होंने कहा जी कि अभी तक तो यही है, कोई चेंज करने की बात नहीं है। ठीक है जी। तो सिलेबस हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सिलेबस विल रिमेन सेम। तो वो सिलेबस क्या है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, उम्र जैसे आप हो, उसके लिए ये हलवा है, मैं बता दूँ।
जब आपके पास बैठे थे दैट टाइम रियली वी वर फीलिंग कि बहुत मुश्किल है, कि वाकई मुश्किल है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है ना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो ऐसे कर जाएंगे इसे। जो मैंने इसकी जो ट्रिक्स बनाए हैं, जो मैंने कैलकुलेशन की है, अकॉर्डिंग टू डैट ये कुछ भी नहीं है। मैं अभी शेयर करता हूँ कि कैसे कुछ भी नहीं है। जी प्लीज़। अच्छा, वी आर ऑलरेडी इन मिड ऑफ आवर टूडे सेशन। चलिए, मैं सिलेबस के बारे में बात कर रहा था। तो सिलेबस जी क्या है? सिलेबस इंग्लिश में क्या हमेशा, क्योंकि मैंने भी बहुत से पेपर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी में सक्सेसफुल भी हुआ, और ये प्रपोजिशन आनी ही आनी है जी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना ही आना है। सही, ये सेंटेंसेस हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा है, ये आना ही आना है। अच्छा, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स ये भी आएंगे, इनमें से वो पूछ लेगा। ये सिर्फ होगा कितने का ओनली 20 मार्क्स। इट विल कैरी ओनली 20 मार्क्स। बाकी 80 कहाँ से होंगे? जो सारा आपने पढ़ा हुआ है, जो पिछले 2-3 तो मेरे जानने वाले हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005, फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। ये चीज़ें हैं, इन्हीं में से बाकी सारे का सारा सिलेबस होना है। अभी लेट्स टॉक अबाउट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, इसके साथ ना इसका मैं बेनिफिट लेते हुए आपको ये बताता जाऊँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इट इज़ वेरी क्लियर कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है ये 2001 में ही आया होगा। तो जब वो क्वेश्चन करेगा तो ये ज़रूर पूछेगा कि इससे पहले कौन से वाला था जी, इससे पहले कौन से वाला था। तो इससे पहले जो था वो अच्छा, फिर वो ये कह देगा कि अच्छा यार आपका नॉलेज बढ़ा है, आप तैयार हो के आ रहे हो, 492 सीट से लिए कम्पीट कर रहे हो, तो ये बता दो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, एट दैट टाइम विच इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाज इन फोर्स, उस वक्त कौन सा था। तो फिर क्या जवाब देंगे हम? फिर हम आंसर करेंगे कि उस वक्त था, बाकी ये सारा सेम, और उस वक्त था 1924। ठीक है। अच्छा, वो कह देगा कि यार ठीक है, आपको तो इन चीज़ों का भी पता है। ही मे आस्क कि ये बता दो कि अनडिवाइडेड सब कंटिनेंट में सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट या ऑर्डिनेंस वो कौन सा था। जब उसने छाननी लगानी है कि देर आर 120,000 एप्लीकेंट्स, 1,20,000 एप्लीकेंट्स आ गए हैं, तो इनमें से मैं ऐसे लोगों को लेके आऊँ जिनका मैंने इंटरव्यू करना है 492 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? 492 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5, हाँ वो 2500 3,000 का वो मंगवा लेता है, क्योंकि बहुत सौ के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते और रिजेक्ट कर देता है, किसी का एज का इशू आ गया, तो 3,000 से डॉक्यूमेंट्स मैंने कहना है कि आई रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए वो थोड़े से डिफ़िकल्ट चीज़ों पे भी जाएगा, क्योंकि
कहाँ इतने, फिर सारे 100 ले जाएं तो फिर कहें सबको दे दो, ऐसा नहीं। तो फिर वो ये पूछ सकता है तो उस वक्त कौन सा था, सबसे पहला कौन सा था इन सब कंटिनेंट, इनकम टैक्स एक्ट 1860। तो बाकी दरमियान में छोटी चेंजेस आई, 65 में ये नया आ गया, 5 साल के बाद उसने ख़त्म कर दिया उसे, फिर लैंडमार्क आया 1886 में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी इंटीग्रिटीज़ में जाएगा, इतना नहीं, लेकिन ये लॉजिकल है कि वो पूछ सकता है कि पहला कौन सा था, पाकिस्तान बना तो उस वक्त कौन सा था, जो अब चल रहा है इससे पिछला कौन सा था। तो ये चीज़ें वो पूछ सकता है। तो आपको ये जो मैंने लिख दिया ये नोट कर लें कि ये जो वो पूछ सकता है, और पूछा भी है उसने हिस्टोरिकली। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो, वैसे आपको रफली ये पूछेगा नहीं कि टोटल इसको किस तरह डिवाइड किया गया, तोड़ा कैसे गया, कि किस तरह इसको फर्दर डिवीजन कैसे की गई। तो ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, इसके अंदर चैप्टर्स हैं, और टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 13 चैप्टर। चैप्टर के अंदर जो है वो पार्ट्स हैं, हर चैप्टर के किसी का एक पार्ट है, किसी के 10 पार्ट भी हैं, किसी के 12 पार्ट भी हैं। पार्ट के अंदर डिवीजन्स हैं, एक डिवीजन भी है और 5-5, 6-6 डिवीजन्स भी हैं। अब डिवीजन्स के अंदर जाके उसने मेन चीज़ रखी हुई है सेक्शंस, और सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस हैं, और इसके अंडर क्लास है, और इसके अंडर सब क्लास है। तो जब हम लोग आर्डर वगैरह बना रहे होते हैं कि सब क्लास ऑफ क्लास दिस एंड सब सेक्शन दिस सेक्शन दिस देन डिवीजन दिस पार्ट दिस चैप्टर दिस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो वकील कहते हैं, वकील बयान बड़े अच्छे तरीके से करता है, एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से करता है। एक किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसने जो है वो 2 लाइन्स ले गया। तो ये कुछ इस तरह से है। चैप्टर 13 हो गए, पार्ट्स मैंने बता दिया हर एक के हिसाब से हैं, हर चैप्टर का, फिर डिवीजन भी उसी तरह। सेक्शन कितने हैं, ओनली 241। ठीक है जी, सब सेक्शंस के हिसाब से हैं आगे। अच्छा, तो एक बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, एंड दैट इज़ शेड्यूल्स। क्या है जी, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स में क्या होता है, रेट्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लेन की होती हैं कि अगर ये बंदा है इसकी कमाई पे रेट देखना है तो वहाँ जाके देख लो, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देखनी है, रेट वगैरह देखना है तो वहाँ जाके देख लो शेड्यूल्स में जाके। तो वो शेड्यूल्स हैं, वो कोई 14 हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या हमें ये याद करने की ज़रूरत है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेड्यूल्स के आगे ये किस किस को डील करते हैं, याद करने की इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है। मैं शेड्यूल सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, आगे और चीज़ें भी आनी है, कहीं आपस में कहीं रिप्लेस ना कर लेना, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़रूरत होगी कि उसने 4 नंबर देने हैं, 3 से 4 नंबर देने हैं। यहाँ पे इसने आप बैठ के पढ़ते रहो, इसने कुछ नहीं देना। ठीक है, क्योंकि इसने कभी दिया नहीं तो इसलिए इसने नहीं देना है, यहाँ पे मुझे पता है इसने नहीं देना। ठीक हो गया। अभी ये 241 है, तो क्या हमने सारे 241 करने हैं? नहीं जी, हमने नहीं करने। मैंने कहा चैप्टर 13 है, इन 13 में से 2 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर में कौन कौन से हैं? एक तो पूरे का पूरा चैप्टर है, वो क्या है, चैप्टर 3। अभी चैप्टर 3 क्या है जी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 9 से और ये एंड होता है सेक्शन 65 पे। कितने सेक्शन बन गए? नहीं यार, ऐसे ना करो मैडम, कितने बन गए सेक्शन ये वाले? 54 56
9 और 10 2 हो गए, और आगे जो 10 से 65 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ा, 55 ऐड करेंगे तो अराउंड 57 हो गए, 57। अच्छा, आई एम गोइंग लिटिल लाउड। ओके, तो जी वी हैव टू गो थ्रू इन दीज 57 सेक्शंस। ये 57 सेक्शंस में जिस तरह भी वो आए, इंशाल्लाह हम आपको ऐसे तैयार करेंगे कि वो जिस तरह भी आए हम नहीं उसको गलत करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से नहीं हम उसको 57 हम जो है ना जहाँ से मर्ज़ी आ जाए उसने लेने हैं, यहाँ से 20-25 नंबर हमने भी लेने हैं इसमें से, ठीक है जी। अच्छा, ये स्टार्ट होता है 9 से। 9 टोटल इनकम को हो जाएगा, 10 जो है टैक्सेबल इनकम को हो जाएगा, और जो 11 है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 11 जो है वो हेड्स ऑफ इनकम को डिस्कस करता है। किसको डिस्कस करता है? हेड्स ऑफ इनकम को। इनकम के जो भी हेड्स हैं ना, वो पूछेगा कि विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद द हेड्स ऑफ इनकम। वी विल से सेक्शन 11। वो कहेगा व्हाट आर दोज हेड्स ऑफ इनकम, 4 लिख देगा, 3 लिख देगा सही, एक कोई और डाल देगा। वो कह देगा कि इनमें से बताओ कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है एज पर सेक्शन 11। तो अगर आपको पूरे पांचों के पांचों आते होंगे तो आप एक अलहदा कर दोगे जी ये डी वाला नहीं है, ठीक है। या वो कह देगा कि 4 लिख देगा, 3 कह देगा कि नहीं है, एक है हेड ऑफ इनकम एक्चुअल, वो इसमें से मुझे आइडेंटिफाई कर दो। तो आप कर दोगे जी कि ये वाला है। मैं बता देता हूँ कि हेड ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। हेड ऑफ इनकम्स, नंबर 1, आप जॉब करते हैं तो इनकम कैसे आती है? थ्रू सैलरी। तो नंबर 1 इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है जी, ये हेड हो गया। अच्छा, इसके लिए सेक्शन 12 से लेकर 14 तक अगर वो पूछे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सैलरी इनकम को कौन से सेक्शन डील कर रहे हैं, 12 से 14, ये आंसर है, ठीक है जी। अगर वो कह देता है कि नेक्स्ट, हम कर लेते हैं कि नेक्स्ट है क्या। मैंने इस तरह तैयार किए हैं कि जिस तरह उनके सेक्शन है ना उसी तरह हम आगे चलते जाएं कि, और ये मैडम सुंबल आगा ने करवाए थे हमें। सुंबल आगा ने व्हेन आई जॉइंड ऑलमोस्ट 3 months लेटर एज़ कम्पेयर टू माई बैच फेलोज़। तो जब हम लोग गए, चलो थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं, पढ़ तो रहेंगे साथ से। तो गए तो ज्वाइन किया, बाहर जो बैठा हुआ था स्टाफ, अवैस वगैरह और सारे ये अरशद साहब वगैरह, तो दे वर वेरी हैप्पी। मेरे साथ एक और दोस्त था मेरा, हम इकट्ठे गए, वो भी लेट था, मैं भी लेट था, इकट्ठे ज्वाइन किया हमने। तो वो बाहर बैठे थे, मैंने कहा यार इतने खुश क्यों हैं कि हम लोग कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं, इनको किस चीज़ की खुशी है? तो उन्होंने कहा जी जब आप वापस आएंगे ना फिर पता चलेगा। दे वर थिंकिंग कि वो इनको ठीक ठाक जो है ना झाड़ेंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी मशहूर हैं कि सख्त हैं। तो मैंने कहा अच्छा यार ये मसला है। तो हम लोग मैडम से मिले जाके, तो वही बात, मैडम वाई यू पीपल आर लेट, बताया मैडम खुशी से नहीं थे, ये कंपल्शन सी, डेट्स वाई वी आर लेट। जो 3 महीने पहले इंस्पेक्टर आए थे मैंने उनको सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा दिया। अच्छा जी मैडम, अच्छा किया आपने, तुम लोग कैसे मिलोगे उनके साथ? तो मैंने कहा मैडम कितना बढ़ा दिया आपने, वेरी ऑनेस्टली मैंने, मैडम आपने कितना बढ़ा दिया? मैंने सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 160 तक उनको सारे सिखा दिए। अच्छा मैडम दोबारा कब टेस्ट है? मैं उनसे 1 वीक बाद जो है ना 180 तक करने जा रही हूँ। मैंने कहा मैडम मुझे सारा ही दे दें। मैंने कहा मैडम मुझे 241 के 41 दे दें। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैडम आपने उनके बराबर लेके आना है, वी आर लेट, तो हमने इसको पूरा भी तो करना है। तो मेरे साथ जो दूसरा बैठा हुआ था उसे कहती हैं कि आप भी कर लेंगे? ये तो कह रहा है कि मैं कर लूँगा। उसने कहा मैडम मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा, ये कह रहा है इसको दे दो, मैं नहीं ले रहा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैडम ने कहा कि इन्हें 15 दिन की छुट्टी दे दें।
हम बाहर आए तो उन्होंने वो जो बाहर पीए बैठा तो कॉल की कि ये 2 इंस्पेक्टर बाहर आ रहे हैं। ईद से थोड़ा देर पहले हम लोग गए थे, तो उन्होंने कहा ईद के साथ इनको 15 दिन की छुट्टी मिला के ना 15 दिन छुट्टी दे दें। हम बाहर आए तो जब हम हंस रहे थे और बाहर वाले सारे चुप करके बैठे हुए थे। यार क्या हुआ है आप लोग, वो मुझे पूछा आपने अंदर जाके किया क्या है? यार कुछ भी नहीं किया। तो कहते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने किया है, कोई फ़ोन शोन करवाया है किसी से, क्या है? मैंने कहा यार कुछ भी नहीं करवाया कोई ऐसा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या, फिर भी बता दें। मैंने फिर बताया कि मैंने ये किया है, मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टाइटल याद करके आऊँगा। तो कहते हैं हूँ उदों पता लगेगा ਜਦੋਂ करके आएगा। अच्छा चले गए जी, प्रिंट उन्हीं से निकलवाए कि निकाल के दो। मैडम ने कहा इनको प्रिंट भी दे के भेजो, ऐसे नहीं छुट्टियाँ भी जाएंगे। और 15 दिन बाद टेस्ट हुआ जी, वापस आए, टेस्ट हुआ, सारे इंस्पेक्टर बैठ गए कमिश्नर के रूम में। उसने को 50 मैडम ने क्वेश्चन दिए कि ये बोलती जा रही थी सेक्शन नंबर दिस डील्स विद दिस, सेक्शन नंबर दिस, आगे लिखते जाओ। तो 50 में से 49 जो थे ना वो ठीक हो गए मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं सर अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। और लेकिन 15 दिन जो मेरे गुजरे वो मुझे पता है, क्योंकि ये न्यूटन सेड इनकम टैक्स लॉ इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स लॉ ऑफ दिस प्लेनेट। किसी भी कंट्री का इनकम टैक्स देख लो वो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। और फिर कंट्री अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिलव पाकिस्तान हो तो यहाँ पे हर तीसरे दिन कोई ना कोई हम लोग अमेंडमेंट लेके आ जाते हैं। ठीक है जी, तो वो अमेंडमेंट दोबारा याद करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। चलें, तो पॉइंट ये है कि नियत हो ना तो इंशाल्लाह हम लोग सारे ये कर जाएंगे, और ये करना भी है। और ये एक तवीज़ है जो कि आपको अपने पास रखना है टिल द डे ऑफ एग्जामिनेशन। जो हम आपको देंगे तवीज़, उनमें से एक ये है। तवीज़ मीन कि ये जो आपको बेनिफिट दे रही है चीज़, तो ये हम देंगे। ये वो है कि आपने अपने पास रखना है। अगर आप रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप फ्री कहीं बैठे हुए हो, तो आप सोने से पहले एक दफ़ा पढ़ लो इसे, दुआ पढ़ते हैं इसको पढ़ लो। तो जब द डे ऑफ एग्जामिनेशन होगा उस वक्त आपको इसका बेनिफिट बड़ा ही मिलेगा। अच्छा जी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा यार ये तो पता था कि मैंने एम्प्लॉयमेंट ले ली, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन बन गया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी देता है, सैलरी जो होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी। प्रॉपर्टी इनकम क्या होगी? मेरे पास प्रॉपर्टी है, घर है, मैंने उसको किराए पे दे दिया, तो उससे जो इनकम आएगी वो प्रॉपर्टी इनकम होगी। और सेक्शन के अंदर जाके पढ़ेंगे तो वो कहेगा RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, रेंट चार्जेबल टू टैक्स कहेगा वो। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन कौन कौन से हैं जी? 14 तक तो वो पहुंच गया था ना, 12 से 14, तो 15 से आप 16 कर लो क्योंकि 17 ओमिट हो गया। ठीक है जी, तो 15-16 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा जो है वो आ जाता है जो हेड ऑफ इनकम है। और सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए? इनकम फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस इनकम जो है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये चलता है जी 18 से लेकर 36 तक ये चलता रहता है, मुख्तलिफ सेक्शंस आते रहते हैं इसके अंदर। फिर आगे 4 पे आ जाता है, 3 हेड पूरे हो गए हैं हमारे। उसके बाद 4 पे आ जाता है कैपिटल गेन। अभी ये कैपिटल गेन क्या है जी? मैंने प्लाट लिया, प्लाट लेके आगे बेचा, सस्ता लिया, महंगा बेचा, दरमियान में जो मुझे मुनाफा हुआ डेट इज़ गेन। सो उस हेड को नाम क्या दे दिया गया? कैपिटल गेन। मैंने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सिक्योरिटीज़ शेयर्स के ऊपर परचेज़ किया, सिक्योरिटीज़ मैंने सेल कर दी, सस्ती ली, महंगी कर दी सेल, उसका डिफरेंस क्या बना? गेन हुआ, डेट इज़ कैपिटल गेन। तो इसके लिए कौन से सेक्शन है? 37A और 38। 4 हेड हो गए पूरे, 4 हेड पूरे हो गए। 5वां क्या होना चाहिए? जो इनमें से किसी में फिट ना हो, जो इनमें से किसी में फिट ना हो, उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर दो। कहाँ कर दो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
तो इसलिए कहते हैं कि इन 5 हेड से बाहर हम नहीं जा सकते। क्या वो कहते हैं देखो जी हमने हेड बनाए, इनसे बाहर नहीं जा सकते। और कैसे जा भी नहीं सकते, वाकई कि 4 तो ठीक हैं, एक आपने एक ऐसा बना दिया जिसके अंदर हर चीज़ को डाल दो। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 5 के 5 हेड हो गए। हमने स्टार्ट किया 12 से 40 पे आके हमने सारे ख़त्म कर दिए। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। वो प्रॉब्लम क्या है जी? एग्जेम्पशंस। पाकिस्तान में एग्जेम्पशंस जो है टैक्स लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। वो एग्जेम्पशंस क्या हैं? सही करो, इसे क्लियर जल्दी से। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे ना तो वो आपसे पूछेगा कि टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप क्या करोगे। वो पूछता है हर एक से कि बताओ जी आपसे पूछा जाता है, आपका चीफ कमिश्नर आपके पास आता है, वो कहता है गिव मी द सजेशन टू इम्प्रूव द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। बताओ, आप बैठ गए हो आके, तो उसमें आपने एक सिंपल सी ये भी सजेशन दे देनी है कि सर एग्जाम्पशन थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि जब एग्जाम्पशन कम होगी तो क्या होगा? पेचीदगियाँ भी कम हो जाएंगी। पेचीदगियाँ कम होंगी तो आप हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो एग्जाम्पशंस, सबसे पहली एग्जाम्पशन शुरू हो जाती है जी 41 से, और ये वो है जी जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। एग्रीकल्चर इनकम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आके एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है। तो ये चलती रहती हैं और ये सेक्शन 55 तक चलती रहती हैं, और यहाँ पे जाके ये एग्जाम्पशंस का काम ख़त्म हो जाता है। आगे जाके 56 से लेकर 59 तक जो है वो लॉसेस आ जाते हैं कि लॉस हो गया तो उसका क्या करना है, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है। कौन कौन से लॉस को कहाँ कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, एक बिज़नेस के लॉस को दूसरे बिज़नेस के साथ एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये वाली चीज़ें 56 से लेकर 59 के दरमियान हम पढ़ लेंगे। आपको रेंज का पता होना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो इधर उधर से क्वेश्चन मारेगा और कहेगा सेक्शन बताओ, तो अगर आपको लॉसेस की रेंज का पता होगा ना, आप कहोगे यार ये कह रहा है 78, ये कह रहा है 17, ये कह रहा है 40, 99, तो यहाँ तक तो बात ही नहीं हो रही थी, बात तो इस रेंज में हो रही थी। तो इसके अंदर वाला जो कहीं करीब करीब है ना आंसर, ये रैशनल आंसर होगा, ये इसको मैं ले लेता हूँ। तो इसलिए रेंजेस को भी याद करना है और फिर सेक्शन को भी हमने याद करना है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा ही ज़बरदस्त 60 डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस अच्छा, ये 60A है, B है, C है, D है, कि ये क्या करता है कि आपकी जो इनकम है उसको उसमें से डिडक्शन अलाउ कर देता है। अच्छा, इसके बाद ये एक ही है बस। उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स आ जाते हैं। टैक्स क्रेडिट्स इसलिए दिए जाते हैं कि लोगों को टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है इससे, और लोगों को कुछ ना किसी तरगीब दी जाती है कि इस काम की तरफ आ जाओ। लाइक उस इलाके में जाके ऐसा एरिया जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता, वहाँ पे इंडस्ट्री लगा लो, क्या होगा? वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो अगर वहाँ पे जो टैक्स बनेगा इतना हम टैक्स कम कर देंगे आपका, तो इसलिए टैक्स क्रेडिट दिए जाए। सेविंग करो, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दो, नए शेयर्स इशू हो रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी ना उसका हम इतना % छोड़ देंगे। आप सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन टैक्स प्लानिंग करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं? वो इंश्योरेंस ले लेते हैं, जो भी लायबिलिटी बनती है उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। IPO होता है, शेयर्स खरीद लेते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड जो है शुरू हुआ है, तो इसमें मैंने जो मेरी कैलकुलेशन है, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, होता ये है कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही होती है ना उसका 20% के करीब आप मैनेज कर सकते हैं। कल आप अगर टैक्स कंसल्टेंट बनते हैं, आपके बंदा पास आता है, यार मेरा टैक्स इतना बढ़ जाता है, आप मुझे बताओ मैं मैनेज क्या करूँ, यार इसमें इतना इन्वेस्ट कर लूँ, तो जो भी लायबिलिटी बनेगी उसका 20% कम हो जाएगा। तो ये सेक्शन कौन से हैं, कहाँ तक हैं? 61 से लेकर 65 तक। यहाँ पे भी A, B, C, D अलग-अलग सेक्शन आ जाते हैं। तो ये यहाँ तक रेंज है। जनाब मोहतरम, डियर ऑडियंस, चैप्टर 3 इज़ कम्प्लीटेड। चैप्टर 3 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अभी जब इंशाल्लाह हम क्लासेस के अंदर इंटर होंगे 15 अगस्त को, तो हम हर एक सेक्शन को पढ़ेंगे। हर सेक्शन को पढ़ने के बाद कि उसका हम टेस्ट लेंगे डेली बेसिस के ऊपर। जो आज पढ़ाएंगे अगले दिन पहले 15 मिनट आपका टेस्ट हुआ करेगा, और आई होप इंशाल्लाह
ऑर्डिनेंस से बाहर वो नहीं जाएगा और हम उसमें से पूरे के पूरे मार्क्स लेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा रह गया पार्ट, अगला जो है अगला पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10, तो वो सारा रिकवरी के मुतालिक है। पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10, तो ये 137 होता ये है, ये एडमिटेड टेक्स्ट भी होता है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो ऑफिसर है वो समझता है कि आपने अपनी रिटर्न सही फ़ाइल नहीं की। एक तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं ना, तो आप जब फाइल करते हैं आप कहते हैं यार मेरी इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आप उसे पे कर देते हैं। तो पे करने के लिए आप इसी में जाके पे कर देते हैं, एडमिटेड टैक्स 137 में जाके। एक दूसरा एंगल भी है, वो दूसरा एंगल ये होता है कि ऑफिसर ने देखा कि इसकी इनकम ज़्यादा थी, इसने कम डिक्लेयर की, किसी भी तरीके से पता चला, ऑडिट से पता चल गया, बाहर से थर्ड पार्टी से कहीं से भी पता चल गया, तो वो एक आर्डर करता है 122 सेक्शन में जाके, 122(1) में वो आर्डर टू अमेंड दी असेसमेंट। उस आर्डर के रिज़ल्ट में टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है तो फिर नोटिस दिया जाता है इस सेक्शन में जाके कि मोहतरम आपका टैक्स जो आपने जमा करवाया था ना, वो आपने शॉर्ट किया था, ये और पे कर दो। तो अगर वो पे नहीं करता तो फिर 138 का नोटिस जाता है, वो नहीं करता तो 140 में हम अटैचमेंट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट रहता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से रिकवरी होती है और ये सेक्शन 146 पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये चैप्टर यहाँ तक ही है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज़ ओवर, यही है जी। 57 वहाँ कैलकुलेट हुए थे, 9 ये ऐड कर लो, 57 + 9 66, ओनली 66। इसको अगर हम फोकस करके स्टडी करेंगे ना, तो जितने भी मार्क्स को वो हिट करेगा इंशाल्लाह हम उसको अचीव कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने किसकी लिस्ट बनाई है? डेफिनेटली इसके बाद सेल टैक्स एक्ट है। सेल टैक्स एक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो 76 हैं। उसके बाद वही जो तरतीब मैंने बताई थी कि ये होता है, सब सेक्शन होता है, क्लासेस होती हैं, और इसके फिर टोटल शेड्यूल 13 हैं। 13 में से 4 हो गए डिलीट। 13 में से कितने हो गए डिलीट? 4 डिलीट हो गए। तो पीछे रह गए 9। 9 के 9 याद करने, सिंगल भी मिस नहीं करना। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। पहला 13 थे, 4 डिलीट हो गए। डिलीट मीन ओमिट हो गए, omitted, 4 are omitted, remaining are 9. We have to remember the titles of 9 schedules. कैसे? थर्ड किसको डील करता है? थर्ड शेड्यूल स्टैंडर्ड रेट, चीज़ें ये वाली हैं, उस पर 17% लगना ही लगना है। ठीक है जी। 4 नहीं है। 5वें में जाके 0 रेटेड पे आ गया, 6ठे में जाके एग्जाम्प्ट गुड्स में आ गया, 7वां ख़त्म, 8वां रिड्यूस रेट आ गया, 9वां मोबाइल पे आ गया, 10वां ब्रिक्स पे आ गया, 11वां विद होल्डिंग पे आ गया, 12वां किस पे है? तो 12वां और 13वां ये हो गए। तो ये हमने टाइटल सारे इसी तरह याद करने हैं। ठीक है। वो ज़रूर पूछेगा कि कौन सा शेड्यूल डील करता है 0 रेटेड से। आप कहना 5वां। कौन सा सेक्शन डील करता है 0 रेटेड से? ये मैं 0 रेटेड क्या है, ये जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा मैं इसको सही तरह एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तकरीबन हमें 1 आवर से ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा भी उस तरह नहीं जिस तरह पहले मैंने बताया। तो ये याद करने हैं। 76 सेक्शन को याद करना मुश्किल होगा। आई विल आइडेंटिफाई कि इनको नहीं छोड़ना। सेक्शन कौन से वाले नहीं छोड़ने? 13वां नहीं छोड़ना, 8B नहीं छोड़ना, 4था नहीं छोड़ना, 3रा नहीं छोड़ना, कि इनके टाइटल लंबा। अगर यार आप गाँव में 100 बंदों के नाम याद कर सकते हैं, तो क्या आप 100 दिनों में 100 सेक्शंस के नाम नहीं याद कर सकते? कर सकते हैं। मेरा नाम जाहिद है। आप जब मुझे देखते हो, जब नेक्स्ट टाइम देखा करोगे, तो अगर आपके ज़हन में कि मैंने नाम याद रखना है तो आप याद रख लोगे।
तो इसी तरह हमने इस तरतीब बना लेनी है कि सेक्शन को याद रख लेना है, और सेक्शन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नोटिस बना रहे होते हैं, आप कहें यार ये तो रट्टे पे ले गए हैं, ये बिल्कुल है, रट्टा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हो तो जो बंदा बताता है ना जी कि पूरी बुक नहीं पढ़नी, फ़लाँ सेक्शन में पढ़ो, आप इसका जवाब दे दो, फ़लाँ सेक्शन डील कर रहा है, इसके साथ वो पढ़ो और जो नोटिस आ रहा है इसका ये जवाब दे दो। तो इसलिए FBR कहता है कि ठीक है, मैं कॉन्सेप्चुअली भी चेक करूँगा और मैं इस तरह भी चेक करूँगा कि इनको याद है या नहीं याद है। फेडरल एक्साइज एक्ट है 2005, सबसे छोटा है, सबसे चीज़ें कम इसमें से आती हैं, अराउंड इसमें 49 सेक्शंस हैं, लेकिन ये उस तरह जिस तरह सेल टैक्स और इनकम टैक्स तगड़ा है उस तरह ये नहीं है। इसकी जो जिन पे एक्साइज लग रहा है ऐसी गुड्स भी कम है, सेल टैक्स बहुत, जितनी एग्जाम्प्ट है बाकी सब पे सेल टैक्स है, तो वो बहुत बड़ा फील्ड है, तो ये एज़ कंपैरेटिवली छोटा है उससे। अच्छा यार, आगे मैं चलो टाइम ले लेता हूँ और 15 मिनट्स लेता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर पे चले जाएंगे, जहाँ तक पहुँचे हुए वहाँ से हम एंड कर देंगे। आज बेसिकली टैक्स दो तरह के होते हैं, ना जी, डायरेक्ट, ये नोट कर लो, उसने पूछना है गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो जाके चेयरमैन FPSC के सामने बैठेगा ना, वो पूछेगा प्लीज़ एग्जाम्पलीफाई द डायरेक्ट टैक्सेस, प्लीज़ नाम ले दो मुझे उनके जो कि डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो आपने कहना है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स। वो कहेगा ठीक है चलो आगे मूव करते हैं। वो आगे सर आप पूछ लें क्वेश्चन। अभी इनको थोड़ा सा बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट टैक्स जिस पे बर्डन टैक्स का आ रहा होता है ना, उसी के नाम से FBR में जमा हो रहा होता है। डायरेक्ट टैक्स हर एक ने अपने तरीके से बयान किया हुआ है, मैं अपने तरीके से करता हूँ समझाने के लिए। सबसे आसान ये है कि जनाब का CNIC ये है, टैक्स ये पे कर रहे हैं, चाहे इनकी जगह फंसी जा रहे हैं, चाहे आप जा रहे हैं इनकी जगह पे, टैक्स इनका जमा हो रहा है तो इन्हीं के CNIC के ऊपर जमा होगा। इनडायरेक्ट में क्या है, ये चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, परचेज़ आप कर रहे हैं, कंज्यूम आप कर रहे हैं, कंजम्पशन पे है ना, वो कमाई पे था, वो इनकम पे था, ये कंजम्पशन पे है। कंज्यूम आप कर रहे हैं, टैक्स आप दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, इकट्ठा करके ये जमा करवा रहे हैं। बर्डन आपके ऊपर है, आपके CNIC भी नहीं जा रहा, ये जमा करवा रहे हैं, वहाँ पे सबमिट कहीं पे एक्नॉलेज नहीं है। तो डायरेक्ट जिस पे लगा उसके नाम पे जमा हुआ, इनडायरेक्ट जिसने बर्डन बर्दाश्त किया उसके नाम पे नहीं हुआ, बल्कि किसी और ने अपने एंटीएन से चढ़ाया जी मैंने इतना सेल्स की और उस पर ये टैक्स है और ये मैं जमा करवा। ठीक होगा जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की एग्जांपल पूछेगा तो आप बता देंगे सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो इस तरह आप 3-4 बताएंगे, ही विल बी सेटिस्फाइड। अच्छा, एक ये तो हमने टाइप्स कहा ना, तो वो समटाइम्स काइंड्स ऑफ टैक्स भी पूछ लेते हैं। वो अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहली बुक्स में लिखा होता है। फ्लैट टैक्स जिसे कहते हैं, नहीं वो ये होता है, वो FTR NTR और उस पे नहीं हम जा रहे, MTR पे नहीं जा रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और फ्लैट। अच्छा, फ्लैट का और नाम भी रखा होता है प्रोपोर्शनल। क्लियर द बोर्ड प्लीज। क्लियर मीन के वो क्लियर करें इसे। हाँ करो। अच्छा, इसमें क्या समझ आती है हमें? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और फ्लैट ऑब्लिक प्रोपोर्शनेट क्या समझ आती है? मैं समझाता हूँ। इसमें होगा ये कि 2 चीज़ें हैं, एक इनकम है, इसमें हम पर्सन रख लेते हैं मिस्टर ए, मैंने स्पेशली बनाई समझाने के लिए। इनकम है लाइक 100 रुपीज़ है मिस्टर ए की और इनकी 1000 है। ठीक है जी। रेट है टैक्स का 10% है
और ये भी 10% है। बताएं टैक्स कितना होगा? ये 10 रुपये होगा, ये 100 रुपये होगा। तो ये वाली इन तीनों में से किसकी एग्जाम्पल होगी? कौन सी? फ्लैट की? हाँ, प्रोग्रेसिव। वो कैसे? यार देखो, आप कमाई कुछ भी कर रहे हैं, रेट ऑफ टैक्स वही है, तो ये फ्लैट हो गया ना। यार देखो कि जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर ज़्यादा रेट लगना चाहिए, जो कम कमा रहा है उस पर कम रेट लगना चाहिए। ठीक है, तो वो इस तरह करके बना देगा, बता दो कि तीनों में से कौन सा है, तो आप बता दोगे जो भी बनता है। अच्छा, अगर हम इसको करते हैं ख़त्म, ठीक है, और मैं एग्जांपल लेके आता हूँ कि ये 10% और ये 1%, फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ये तो 10 ही रहेगा और ये 10 बन जाएगा। तो ये फिर एग्जांपल किसकी होगी? कि देखो यार अल्लाह के बंदो, कि जब इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का रेट आप कम कर रहे हो, ठीक है, तो ये रिग्रेसिव होगी। और अगर हम ये करते हैं कि ये कर लेते हैं और यहाँ पे बन जाएगा 120, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? तो ये मैंने बता दिया आपको, आपको समझ आ गई, आपके कंसेप्ट आपको मिल गया कि फ्लैट, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सिंग क्या है, काइंड्स क्या है। तो वो इसमें से एक आपको टच करता है वो। अच्छा, एक दो वैसे मैंने ना वो छोटी छोटी क्वेश्चन बनाए थे कि लाइक फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी का किसी इनकम को एग्जेम्प्ट करना चाहती है, इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, कि अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी भी इनकम को एग्जेम्प्ट करना चाहती है तो किस सेक्शन में जाके कर सकती है? 53 में। ठीक है, अगर FBR रूल बनाना चाहते हैं, अच्छा ये लिख लें कि FBR इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट करने के जो रूल्स बनाए गए हैं वो इनकम टैक्स रूल 2002 हैं। इनकम टैक्स रूल्स 2002 वो हैं, ठीक है जी। चलें, तो वो पूछ सकते हैं कौन से रूल्स हैं? 2007 हैं, 2009 हैं, एक हैं या दो हैं? तो दो। अच्छा, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ना पर्सन दो तरह की होते हैं, एक नॉन रेजिडेंट और एक रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन होता है? अच्छा, भी पर्सन भी फिर कितने तरह के होते हैं? एक बंदा अकेला होता है, एक AOP हो जाती है और एक कंपनी होती है। तो ये भी सारे पर्सन की डेफिनेशन में आ रहे हैं और इन पर्सन्स को भी मालूम करना ये नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है, ठीक है। अगर इसके बारे में मालूम करना है ना कि ये रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है, तो पाकिस्तान में जो ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, टैक्स ईयर है, वो क्या कहाँ स्टार्ट होता है? यहाँ से लेकर किसी भी साल का अगले साल के यहाँ तक 12 महीने। अगर 12 महीने के दौरान ये बंदा 183 डेज पाकिस्तान में रह गया तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। चाहे वो अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर है तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। रेजिडेंट होने का नुकसान क्या होगा? उसकी पाकिस्तान की इनकम और उसकी पूरी दुनिया की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। और अगर पाकिस्तान का नेटिव है, लाहौर में रहने वाला बंदा है, वो नहीं रहता पाकिस्तान में 183 डेज, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट होगा। सेक्शन 82 डील करता है इसको, 82। अच्छा, AOP भी बाहर घूमने फिरने जाती है, इसका तो ऐसे नहीं होगा, ये तो जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। तो इसके लिए एक एब्रीविएशन यूज़ होती है C&M, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर है ड्यूरिंग द ईयर, एक दफ़ा भी अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान के अंदर आ गया ना तो वो क्या हो जाएगी? वो रेजिडेंट हो जाएगी। 83 सेक्शन इसको डील करेगा। और कंपनी, सॉरी, ये 83 इसको होगा और ये 84। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप को इन द लैंग्वेज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इट इज़ AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो कंपनी का ये है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर परमानेंटली यहाँ पे है तो फिर वो क्या होगी? वो रेजिडेंट होगी, अदरवाइज़ वो रेजिडेंट नहीं होगी। अच्छा जी। अच्छा, सेल टैक्स की चीज़ें तो बहुत हैं जो मैंने देखी रखी थी डिस्कस करने के लिए। तो
आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूं तो? नो प्रॉब्लम ना। हाँ, तो मैंने कहा शायद कि फ़ीमेल को मुझे जो दोस्तों ने कॉल की थी कि सिस्टर मेरी आ रही हैं, लेकिन यार टाइम जो है वो नाइट 7 बजे के बाद जो है ना वो निकलना मुझे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप तो कंटिन्यू करते रहें हम इसे। अच्छा जी, साइलेंस इज हाफ कॉन्सेंट। तो लोग चुप रही हैं तो इसका मतलब है कि ठीक है, उन्होंने कहा कोई कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा यार एक ये नोट कर लें, लिख लें कि ये लोग बैठे हैं, इनमें से 2 या अच्छा एग्ज़ाम को मैं बता दूं एग्ज़ाम होगा कैसे, एग्ज़ाम कैसे होता है एफपीएससी का। जिसने दिया उसे तो पता है, जिसने नहीं दिया उसके लिए मैं बता दूं। शायद 2-4 ऐसे भी हों जिन्होंने जो स्टिल दे आर हैविंग नो एक्सपीरियंस ऑफ एफपीएससी एग्ज़ाम। 1,20,000 बंदों ने अप्लाई कर दिया। 1,20,000 का क्या 17 अगस्त को, सपोज़ 17 अगस्त को 9 से 12 के ड्यूरेशन के दरमियान हो जाएगा एग्ज़ाम। बैचेस बनेंगे, बैचेस बनेंगे और इस सीट के लिए मुझे लग रहा है कि 3 से 4 दिन लगातार बैचेस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे लक बड़ा मैटर करेगी, बिल्कुल लक मैटर करेगी। जो आपकी किस्मत है ना वो बहुत मैटर करेगी। लेकिन देर हार्ड वर्कर हैज़ नो फेलवर। अगर फेलवर है तो वो उसको तब्दील कर जाता है सक्सेस में। तो यहाँ पे जिसने हार्ड वर्क किया होगा वो तो निकल जाएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि जो पेपर एक पेपर सेटर है उसने 20 बैचेस के लिए पेपर बनाना है, तो ये तो नहीं कि 20 बैचेस के लिए एक ही बना देगा वो, कि पहले के लिए कुछ और बनाएगा, अगली दफ़ा चेंज करेगा उसके। तो हो सकता है कि किसी की दफ़ा एक ऐसा चेंज लगे। हाँ, ऐसा होता है कि सम टाइम ऐसे बैचेस आते हैं जिसके उस बैच में कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ये होता है यार, ये रियलिटी है। लेकिन वो जो उसकी मेहनत होती है वो कहीं उसको और सिलेक्ट करवा देती है। वो हर दफ़ा वही अनलकी नहीं रहता, लेकिन सम टाइम्स वो हो जाता है ऐसे कि हम जब मेरे ख्याल सीजीए का कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स का तो बड़ा ही मुश्किल पेपर आ गया, लेकिन वो उसमें तकरीबन 10 से 12 पास हुए जो पूरे बैच में ऑल पाकिस्तान अपीयर हुए। कोई भी नहीं कर पा रहा था। और मैंने भी देखा बीइंग एन ACM में अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट के क्वेश्चन हो तो हमें कर जाने चाहिए। लेकिन उसने कोई हीरो वेबसाइट थी इंडिया की, उससे उसने क्वेश्चन उठाए हुए थे। हीरो नाम से वेबसाइट है। 11 बजे के करीब जिस दिन पेपर देने जाना था, मैं रात को ना वो देख रहा था तो फेसबुक में अभी आप जिस तरह हमने ग्रुप बना दिया आपका, तो उस पे लोग कह रहे थे यार हमारा पेपर तो बड़ा मुश्किल आया यार, ये तो है ही नहीं था, इसमें अकाउंट्स तो था ही नहीं, ये तो इसने IT सारी डाल दी है। तो उसने कहा ये क्वेश्चन है। वो मैंने क्वेश्चन वहाँ से टाइप करके ना सर्च किया तो मुझे हीरो वेबसाइट पर ले गया। वो मैं 2-2.5 घंटे पढ़ा उससे। मैंने कहा यार वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने वो ट्राई किए 4-5 क्वेश्चन, वो सारे हीरो पे जा रहे थे। मैं हीरो पढ़ के चला गया। अगले दिन पेपर मुझे भी नहीं आता था, लेकिन हीरो का रट्टा काम आ गया जी। वो जो 8-10 पास हुए थे ना पूरे बैच में, मैं लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट पेपर। क्या एक अकाउंटेंट जो है वो IT के कितने क्वेश्चन के जवाब दे देगा? तो सारा उसने IT दे दिया था। उसने समझ नहीं आई कि उसने IT का पोर्शन कहीं है, पेपर अकाउंटिंग का था लेकिन वो पोर्शन IT का भी था उसमें, वो सारा IT का कॉपी पेस्ट करके उसने डाल दिया। तो सारे उन्होंने फेल ही होना था। फिर वो क्या करते, उन्होंने तैयारी तो कुछ और की हुई थी। इस तरह की हार्ड लक हो सकती है, ये हार्ड लक थी। लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर आप कोई तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे। अच्छा, तो हम कॉटेज इंडस्ट्री एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। सेल टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में चले गए अभी हम। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, क्या समझ आती है जी कॉटेज इंडस्ट्री से? नो प्रॉब्लम, कुछ भी समझ ना आए तो हम बताएंगे। हाँ, वेरी गुड। अरे स्मॉल इंडस्ट्री है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए आपको मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी है। कहते हैं हर मैन्युफैक्चरर को सेल टैक्स में उसने रजिस्टर्ड होना ही होना है।
ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, सेल टैक्स में बार बार वर्ड्स आएगा टैक्सेबल सप्लाईज, ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है वो सेल टैक्स में रजिस्टर उसका होना मस्ट है। वो जब भी सप्लाई करेगा 100 की सप्लाई करेगा तो 17% चार्ज करके 117 की बेचेगा, 100 अपना होगा, 17 गवर्नमेंट के होंगे। लेकिन छोटी इंडस्ट्री को बेनिफिट देने के लिए कि ये भी फ्लरिश कर सके, ऊपर आ सके, तो उन्होंने कहा कि जो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएगा, जो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरर होगा वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री में फिर उसने क्राइटेरिया बड़ा सख्त लगा दिया। उसने कहा मैं कॉटेज इंडस्ट्री उसको मानूंगा जिसमें 4 खूबियाँ होंगी, जिसमें 4 खूबियाँ होंगी। अगर उसमें ये 4 खूबियाँ हैं तो वो कॉटेज इंडस्ट्री है। इनमें से एक भी मिस है then that business will not fall in the definition of cottage industry। वो खूबियाँ हम देख लेते हैं। नंबर 1, कनेक्शन। जो गैस और बिजली का कनेक्शन है ना उसका कमर्शियल लगा हो और ना उसका इंडस्ट्रियल लगा हो। अभी देखिए कॉटेज इंडस्ट्री कहता किसे है वो फिर। ठीक है, अच्छा दूसरा जी, उसके पास वर्कर कितने काम करते हो, 10 या कम। कितने वर्कर काम करते हो, 10 या कम। पिछले 12 महीने, जो जिस महीने में भी देखना है उससे पिछले 12 महीनों में देख लो, 12 महीनों के अंदर 12 या इससे कम वर्कर होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा फिर क्या हो गया, तीसरी खूबी क्या हुई, तीसरी खूबी कहता है कि वो फैक्ट्री या कारखाने की लोकेशन क्या होनी चाहिए। कहता है इंडस्ट्रियल एरिया में ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में हो। कहाँ पे हो, ये रेजिडेंशियल एरिया में इसकी लोकेशन हो। ये रावी, गुलशन रावी वगैरह इस तरह यहाँ पे है वो घरों के, तो ऐसे एरिया में हो। अगर ऐसे एरिया में नहीं है, मैं नहीं मानता वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है जी। और उसका टर्नओवर, पिछले बजट में बड़े हार्श हो गए थे ये, उससे प्रीवियस बजट में इन्होंने कहा कि सिर्फ जो 30 लाख जो है ना जिसका टर्नओवर है ना, कि उसने बेचा इतने का माल, मुनाफिश में छोड़ो, टर्नओवर कहते हैं कि जो जितने का उसने बेचा। ठीक है, अगर वो 30 लाख तक है उसका, अगर इसको क्रॉस कर गया तो हम नहीं मानते। लेकिन अभी उन्होंने कांटा करके ना, उसने कहा चलो यार थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। वो ले गए इसको, कितने पे ले गए जी, 1 करोड़ पे ले गए जी। ठीक, इस तरह याद करना थोड़ा सा इजी होता है कि 1 करोड़ जो है ना, 1 करोड़ 30 लाख, मिलियन आगे पीछे हो जाते हैं। अगर ये चारों खूबियाँ हैं कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री का बेनिफिट क्या, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो तो प्रोडक्ट सस्ती बेचो तो दूसरों से आपकी प्रोडक्ट सस्ती बिकेगी तो आपके कस्टमर जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कॉटन इंडस्ट्री ये है। अच्छा, ये मैंने कुछ तगड़े तगड़े पॉइंट लिखे हुए थे कि जो कि टैक्स फ्रैक्शन क्या होती है। सेल टैक्स में टैक्स फ्रैक्शन ये होती है, वो लिखेगा कि टैक्स फ्रैक्शन इज़ दिस, टैक्स फ्रैक्शन इज़ इस तरह करके वो बना देगा। फिर कहेगा कौन सी वाली इसमें टैक्स फ्रैक्शन है, ये है। हम आपको इसका इस्तेमाल भी बताते हैं कि इसका क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि इसका 200 रुपीज़ की ये गुड्स हैं। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू टैक्स फ्रैक्शन इसके अंदर सेल टैक्स कितना है, तो वहाँ पे टैक्स फ्रैक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। कहते हैं जी 17 डिवाइडेड बाई 117। ये ए जो है 17% है, अकॉर्डिंगली ये भी 17% है। तो 17 डिवाइडेड बाई 117 मल्टीप्लाई बाई 200, तो टैक्स जो है वो 34 निकल आएगा। तो आप कहोगे कि ये चीज़ है जी। तो ये इसलिए यूज़ होती है टैक्स फ्रैक्शन, और ये रेट जो है वो सेक्शन 3 के अंदर मौजूद है जी। हाँ करें इसको मल्टीप्लाई, 17 डिवाइडेड बाई 117। हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, मैं 17% लिखें जी, करें इसको। 100 प्लस 70 नहीं हुआ 0.7, नहीं, इसको 1.17 हो जाएगा ना, 1.17 करो, 117 हो जाएगा ये। इसको परसेंटेज को आप ना फिर ख़त्म कर लो, ख़त्म कर लो, 17 डिवाइडेड बाय 117, ठीक है, परसेंटेज को ख़त्म कर लो आप, ठीक है, क्योंकि वो बात कहीं और चली जाएगी। हाँ, तो 17 डिवाइडेड बाय 117, और ये 17 कहाँ से आया? ये ए जो है सेक्शन 3 में वो रेट हो जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स कहाँ पे मौजूद है? सेल टैक्स के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर। कितना आता है? 0.200 तो यार जो भी आ रहा है फिर वही होगा। बताओ जी, तो कैलकुलेशन एक दफ़ा दोबारा कर लो और जो भी आंसर है वो आएगा। 29 आ रहा है तो फिर 29 होगा। अभी इस तरह करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अभी आप 200 में से माइनस करो 29। कैलकुलेटर है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो 17% से। हाँ, तो वो इसलिए होता है कि आपने अलहदा कर लिया, आपने क्या किया, आपने अलहदा कर लिया, सेल टैक्स की अमाउंट को अलहदा कर लिया। अगर आप देखें, अगर आप 100 कितना कहा आपने आया था 171 ना, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ये है, इसके ऊपर आपने टैक्स लगाना है 17% के हिसाब से, तो वो बनेगा 29। बेचेंगे कितने की? 171, और प्लस आप वो देखते हैं ना, जब चीज़ लेते हैं तो सेल टैक्स इतना इंक्लूज, तो ये 200। अगर आपको क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 200 है, इसमें से सेल टैक्स निकाल के दिखाओ, तो फिर टैक्स फ्रैक्शन का इस्तेमाल होगा। फिर क्या होगा? टैक्स फ्रैक्शन का इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, वो मैंने बता दिया कि एग्जेम्प्ट गुड्स जो है वो सेक्शन 13 और शेड्यूल 6 में आ गई, ज़ीरो रेटेड सेक्शन 4 और शेड्यूल 5 में आ गई। फिर हमने स्टैंडर्ड रेट भी डिस्कस कर लिया कि 17% है, अकॉर्डिंग वो सेक्शन 3 के अंदर अवेलेबल है। क्रेस्ट आप लोग बताओगे, क्रेस्ट क्या होता है? मैं आपकी ज़रूरत असिस्ट करता हूँ आपको। क्रेस्ट इज़ अ सिस्टम विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ FBR। बड़ा अच्छा सिस्टम है, कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवेल्यूएशन ऑफ सेल टैक्स। करते क्या है ये? इसमें होता ये है कि आपने रिटर्न फाइल की, मैंने रिटर्न फाइल की, मैंने पिछली रिटर्न फाइल की, तो ये जो आपकी रिटर्न्स फाइल्ड हैं उनको आपस में कंपेयर करवाते हैं। आपने कहा कि आपने गुड्स मुझे 2 लाख की बेची, मैंने परचेज़ की, तो मैंने परचेज़ के अंदर वो डाली या नहीं डाली? आपने जो बेची उसके अंदर डाली, तो इनका क्रॉस मैच होता है, इनपुट आउटपुट कहीं गलत तो नहीं जा रहा। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड एवेल्यूएशन ऑफ सेल टैक्स। क्या करता है ये? कहेगा क्रेस्ट क्या करता है? एनालिसिस एंड कंपेयरिंग द सेल टैक्स रिटर्न। ये एब्रीविएशन किसकी है? कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड एवेल्यूएशन ऑफ सेल टैक्स। ये चीज़ें हमें कैसा पता चली? क्योंकि यार हम वो टच मिला हमें डिपार्टमेंट का, और हमें टच मिला बाहर का, और साथ में टीचिंग का, तो इस वजह से हमें वो पता चला कि ये गेम चल क्या रही है और किस तरह काम हो रहा है। अच्छा जी, वैट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स क्या होता है? मैं हूँ आई, मैंने परचेजेस की, वही एग्जांपल कर लेते हैं यार कि 171 रुपये तो वैसे पे किया, 29 रुपीज़ इसमें जो टैक्स था। तो जो मैंने बाइंग करते हुए, मैंने चीज़ को ख़रीदते हुए जो सेल टैक्स पे किया, वो मेरे लिए क्या होगा? इनपुट टैक्स। इसने, ये सेलर है, इसने सेल करते हुए जो सेल टैक्स इकट्ठा किया, ये क्या है? आउटपुट। वेरी इजी। तो ये किसी तरह भी पूछे तो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, फर्दर टैक्स क्या होता है? फर्दर टैक्स ये है कि ये सेलर है, ये मुझे सेल कर रहा है,
मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ सेल टैक्स में, तो जब ये अनरजिस्टर्ड को सेल करेगा, सेलर जब अनरजिस्टर्ड बंदे को, अनरजिस्टर्ड क्या है, जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो जब सेलर अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल्स करेगा तो क्या वो 17% चार्ज करेगा? नहीं जी, वो फर्दर टैक्स भी साथ चार्ज करेगा। और वो किस रेट से चार्ज करेगा? 17% ये था प्लस 3%। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वो एक्सेप्शंस अब हम नहीं डिस्कस कर सकते कि फर्दर टैक्स जब अनरजिस्टर्ड को भी हो रहा होगा, वो कौन से बंदे हैं जिनको हो रहा होगा फर्दर टैक्स, चाहे वो अनरजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फर्दर टैक्स उन पर नहीं लगेगा। तो वो हम लिस्ट शेयर कर देंगे कि ये वो लोग हैं चाहे ये रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन जब इनको सेल होगी तो इनको फिर हम फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, फिर एक्स्ट्रा टैक्स है। ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि होनी ही होनी है टच। एक्स्ट्रा टैक्स आ गया, ये सेल टैक्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक्स्ट्रा टैक्स ये क्या है? 17 ये लग गया, 3 ये लग गया, और भी सेल टैक्स लेना है। तो एक्स्ट्रा टैक्स जो है ना वो अप टू 17% होता है। किन पे लगता है? ये कुछ स्पेशल तरह के लोगों पे लगता है। लाइक आपके पास कमर्शियल और या इंडस्ट्रियल आपके पास कनेक्शन है, बिजली का है, या आपके पास वो किसका है, गैस का है। गैस कंपनीज जिस दिन बिल जनरेट करती हैं वो चेक करती हैं कि ये बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है या नहीं है। नहीं है रजिस्टर्ड, लगा दो फर्दर टैक्स। अच्छा, रजिस्टर्ड तो है, एक्टिव टैक्स पर लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, एक्टिव टैक्स पर लिस्ट में नहीं है, और साथ में इसका बिल की अमाउंट 15,000 या इससे ऊपर आ गई है। ठीक है, ये कंडीशन पूरी होगी तो वो कहेगा इस पे 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो। क्या करो? 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, क्योंकि बताओ कि सर क्लास ले रहे हैं। अच्छा, तो ये जो 5% जो है वो तो एक्स्ट्रा टैक्स की आगे किन किन पे लगता है, कैसे लगता है, वो भी हम आगे जो है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि ये किस तरह लग रहा है, ये मैकेनिज्म है क्या, स्कीम क्या है ऑफ टैक्सेशन। फिर एक कभी कभी वो एक्सेस इनपुट टैक्स के बारे में पूछ लेते हैं, खुद कॉल कर लो, होगी। अच्छा, एक्सेस इनपुट टैक्स। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो टैक्स पीरियड है वो 1 साल का होता है। टैक्स पीरियड जो है वो 1 साल का होता है। फिर वो साल किस तरह के होते हैं, नॉर्मल है, स्पेशल है, ट्रांजिशनल है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे टैक्स पीरियड कितने ड्यूरेशन का होता है सेल टैक्स में? 1 मंथ। ये 1 मंथ का है। तो क्या 1 मंथ के अंदर जितनी आपने परचेजेस की उन पे जो इनपुट आपने पे किया और सेल करके इकट्ठा किया, तो क्या ये हमेशा नेट ऑफ हो जाते हैं? नहीं होते। कब इनपुट ज़्यादा हो जाता है, आउटपुट कम होता है। तो जो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है, जब इनपुट ज़्यादा हो जाता है तो ये एक्सेस इनपुट हो जाएगा, तो इसी एक्सेस इनपुट कहते हैं। यही टर्मिनोलॉजी है, यही टर्म है। अच्छा, एक्सेस टैक्स कलेक्शन। एक्सेस यही अब्दुलरहमान साहब, हाँ अहमद साहब मुझे सेल्स करते हैं। अहमद साहब ने मुझे सेल्स की आज है 7 अगस्त, जुमे वाले दिन, कल 6 को FBR ने सर्कुलर दिया, ऑर्डर दिया, उसमें कहा जी कि फ़लाँ गुड्स जो है ना, ये मार्कर को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। मार्कर इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी, यह मार्केट पे पहले 17% था, हमने इसको कम करके 5% कर दिया। सही जी। आपने इनवाइस भेज दी 17% की, ना आपको पता ना मुझे पता, मैंने 17% आपको दिया, आपने आगे FBR में जमा करवा दिया। FBR वापस करेगा? वो कहेगा ठीक है आपकी गलती, आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, एक नई चीज़ हमने इशू की, हमने टैक्स का रेट कम कर दिया, आपने उसको नोट ही नहीं किया। तो जनाब ये वाला जो हो जाएगा, फिर आपने एक्सेस टैक्स कलेक्शन की,
और आपने FBR को जमा करवा दी। अगर आपने FBR को जमा ना करवाई होती तो क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल थे? सॉल्यूशन ये था कि आप मुझे वापस कर देते, ठीक है, और नई इनवाइस शुरू वो नोट कर ले, डेबिट कार्ड नोट करके उसको हम ठीक कर लेते कि ये हो गया, इस वजह से टैक्स का रेट कम हो गया, एग्जेम्प्टी हो गई है, 17% ख़त्म, वापस चीज़ें सेटल, ठीक हो गया जी। तो ये एक्सेस टैक्स कलेक्शन की एक एग्जांपल हो गई। वो एक सिनेरियो दे के कह सकता है कि ये एक्सेस इनपुट टैक्स है, एक्सेस टैक्स कलेक्शन है, या ये कह सकता है कि इसकी सॉल्यूशंस क्या अवेलेबल है आपके पास। कलेक्शन होगी तो क्या फिर FBR को जमा करवाने ही करवाने हैं, हालांकि पता भी चल गया, तो अगर नहीं अभी जमा नहीं करवाने, रोक लो, क्योंकि अभी उसने कह दिया है कि ये इसमें नहीं है। तो जब डेट है सबमिशन करवाने की, रिटर्न फाइल करने से पहले आपने जमा करवाना है, तो आप जमा नहीं करवाए ना अभी, तो आप कहें ठीक है यार आपने वापस ले जाओ, FBR ने अलाउ कर दिया, तो ये सोल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा यार, अपना फिस्कल पॉलिसी वगैरह को हम बाद में देखेंगे, और मैं ये स्टडी कर रहा था कि सक्सेस के बारे में प्रोवर्ब्स वगैरह जो हैं, तो उसमें कॉलन पॉवल हैं, ही इज़ अमेरिकन पॉलिटिशियन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे ये, तो एंड ही वाज आल्सो जनरल ऑफ US आर्मी। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं देयर इज़ नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कोई सक्सेस का सीक्रेट नहीं है। क्या है, ये रिज़ल्ट है किसका, प्रिपरेशन का, हार्डवर्क का, और अपनी ही जो फेल्यूर है उससे सीखने का। तो अच्छी बात कही उसने कहा थी कि ये है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, अच्छा प्रिपेयर हो रहे हैं, और जो अपनी नाकामियाँ हैं उनसे सीख रहे हैं, तो आप अगली दफ़ा आप सक्सेस पे चले जाएंगे। APJ अब्दुल कलाम की वो जो ही इज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही इज़ आल्सो नोन एज द मिसल मैन ऑफ इंडिया। A few days back somebody shared his video with me, and he was telling about his story. In 1979 I think they sent the first rocket in the space, India, and that was a complete failure. They started this expedition around in 1971, took 9 years to complete that project, and as the project they actually tried to send it, the missile went into the rocket went into the Bay of Bengal, गिरा, तबाह हो गया। तो उसने कहा थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उस वक्त कोई धवन साहब थे, वो थे हेड ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। तो 10,000 की टीम थी, अकेला बंदा सामने आया, प्रेस के सामने बैठा, और उसने कहा कि no problem, we have gained the experience and inshallah we will deliver the result in 1 year. We have learned in 9 years, and again we will give you the successful mission in 1 year, and I take the responsibility of this failure. डायरेक्टर मिशन से ना पूछें, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद से ना पूछें, किसी और से ना पूछें, I am the responsible, Mr. Dhawan is responsible for this failure. This video is available on the YouTube. Acha, what happened exactly? He said after 11 or 10 months we sent a successful mission, and that was totally success. And Dhawan Saab said to me that Mr. Azad Saab, you should go to the press and tell that you made the mission successful. Failure was mine and success is yours. तो वो लीडर थे, तो उन्होंने उनको फॉरवर्ड किया। तो फेलियर का मसला नहीं है, हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, एंड इंशाल्लाह जो मैंने बताया आपको, ये इस तरह हमने कर लिया तो कहाँ से वो पूछेगा, बाहर नहीं जा सकता। इंशाल्लाह हम इसको प्रिपेयर करेंगे। सो प्लीज़ स्विच ऑन द स्पीकर एज वेल। हाँ, ऑफलाइन लें। अच्छा, पहले यहाँ से क्लियर किया जाए, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा सर, इट्स ओपन टू यू, हॉल इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू पोस्ट, one by one. जी, let's start with you. Your name please?
रुमान अहमद। जी रुमान साहब। क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, लॉ भी है, तो क्या जो टेस्ट होगा उसके अंदर पोर्शन में डिफरेंट मतलब वो दे सकता है इस तरह के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी? अब एक इकोनॉमिक्स का जो बंदा है उसका तो लॉ से मतलब देखा जाए सिलेबस तो वो तो ज़्यादातर लॉ से ही है, लेकिन क्या मतलब वो इकोनॉमिक्स के लिए, अब मुझे तो इकोनॉमिक्स के मतलब बिल्कुल भी नहीं पता, मैं तो कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो उसे हम कैसे प्रिपेयर करें? जी अच्छा रुमान, बेसिकली होना यही है कि उसने लॉ से ही पूछना है, चाहे वो इकोनॉमिक्स से है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स से है, अकाउंटेंट है, कोई भी है। एडवोकेट्स इसमें एडवांटेज में हैं क्योंकि वो लॉ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो सारा उसने लॉ दे दिया और आपको टाइम दे दिया, यू पीपल हैव अराउंड 3 months। सो इफ़ यू वांट टू टेक द चैलेंज एंड प्रिपेयर द एग्ज़ाम। और यही है, आप चाहे कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, सिलेबस तकरीबन 90% श्योर है कि यही है। ठीक है जी। तो जो वर्क होगा वो इकोनॉमिक्स वालों का ज़्यादा होगा कि लॉ से रिलेटेड ही? आगे यही इसी ने इम्प्लीमेंट होना है। आपको इनकम टैक्स का दे दिया जाएगा यूनिट, FBR में इंस्पेक्टर को एक अगर बेहतर हो तो 2 यूनिट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप गुजारे लायक इंस्पेक्टर हैं तो आपको 1 यूनिट दे दिया जाएगा और आपने इनकम टैक्स लगाना भी है और कभी आपकी ड्यूटी रिकवरी पे भी लग जानी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली यूज़ ऑफ लॉ होगा और साथ में अकाउंटिंग होगी कि किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो रहा है, डेप्रिसिएशन किस तरह आ रही है, स्टैंडर्ड्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आपकी फिर एबिलिटीज़ के मुताबिक RTO, मैंने कहा RTO में टैक्स पेयर भी बताया था, यहाँ पे एक इंडिविजुअल होता है, जिनको अकाउंटिंग वगैरह नहीं आएगी उसको इंडिविजुअल पे लगा देंगे, जिसको जो थोड़ा सा बेहतर होगा उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे लगा देंगे, जो मिडल में होंगे उनको CTO में लगा दिया जाएगा और जो बड़े एक्सेप्शनल होंगे उनको LTO में लगा दिया जाएगा, क्योंकि LTO में पब्लिक लिमिटेड मोस्टली होती है और जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके पास उनको सबकी ज़रूरत है। ठीक है, और ये यस प्लीज़ टैक्स फ्रैक्शन जैसे आपने वो एक फार्मूला हमें बताया है, तो सर इसी हवाले से आगे जो न्यूमेरिक्स की आप स्टडी करवाएंगे हमें, या इट्स ऑल अबाउट थ्योरी? इट्स देखें, हम इलस्ट्रेशंस करेंगे। इलस्ट्रेशन मीन कि मैंने प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल बताया, वैसे बता के चला जाता तो शायद समझ ना आती, तो मैंने इनकम बताई, साथ में रेट बताया और फिर नीचे उसका इफेक्ट बताया। तो इस तरह हम जहाँ पे यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन होगी वो विल गिव द इलस्ट्रेशन, बट देयर विल बी नो कंप्लीट प्रॉब्लम इन द पेपर में प्रॉब्लम होनी नहीं है, तो हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे भी नहीं कि आपको ये दे दिया कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ना वो कैलकुलेट करके दे दो, 30 नंबर का क्वेश्चन है। CSS में शायद अगर वो पेपर इसको ऐड कर लें और वहाँ पे करवाएं तो 20-20 नंबर के दे दें वो, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें वो फोकस रहना पड़ेगा। अच्छा जी, आपका हो गया जी। इसके 2 पोर्शन हैं, एक इंग्लिश वाला पोर्शन है और एक ये दूसरा है। इसमें इंग्लिश वाला पोर्शन अगर हम प्रिपेयर नहीं करते तो कहते हैं ये फेल हो जाता है पूरे पेपर में। FPSC जो है ना वो डिस्क्लोज़ नहीं करता अपने पैरामीटर्स को, जिस तरह FBR जो है वो सिलेक्शन ऑफ ऑडिट जब करता है अंडर सेक्शन 214C, हर साल में जितनी भी रिटर्न फाइल हुई होती हैं उसका 1, 2 या 3% वो हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होना है। तो FPSC अपने पैरामीटर डिस्क्लोज़ नहीं करता। बट मैं खुद समझता हूँ कि अगर इंग्लिश में आप इतने वीक हैं कि आप उसको टोटल फेलवर दे रहे हैं, तो उसको आप यहाँ 80 भी ले रहे हैं तो उसे आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, ये लॉजिक है, नहीं करना चाहिए उसे। जी नेक्स्ट। कोटा डिफाइंड है इसमें, प्लीज़ वो सिंपल देख लें, पोस्ट के आगे लिखा हुआ है, वो सिंपली पढ़ना है आपने। तो वो जो हाँ नहीं, कोटे में तो देखें उन्होंने कोटा है कि इतने लोग यहाँ से लेने ही लेने हैं, लेकिन अगर आप उस फॉर एग्जांपल कोई भी पोर्शन ऑफ पाकिस्तान है, मैं रेफ़र नहीं करता, किसी भी पोर्शन से, वो पंजाब है चलो, कि इतने उन्होंने लेने हैं, लेकिन वो सारे के सारे अगर एक कट ऑफ मार्क है कि 30 से भी नीचे चले जाएं तो वो कहेंगे यार इनको हम क्यों लें फिर। लेकिन एक सर्टेन है, यहाँ तक तो आए ना कि इतने नंबर तो लें, उसके बाद आपस में मुकाबला कर दिया, जो ऊपर वाले हैं उनको ले लेते हैं। कोटे में
ये FPSC बता सकता है। लेकिन ये है कि वो एक पंजाब में तो बड़ा हाई कंपटीशन होता है कि 200 लड़के चाहिए, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000 को वो ले लेंगे, और 1000 वो होंगे जो टॉप वाले होंगे। चाहे आप 50 लेके पास भी हो गए हैं, बट आप लो हैं, वो 75 पे ख़त्म हो गया काम। पहले 1000 75 तक ही निकल गए, तो जो निकल गए फिर उन्हीं का उन्होंने इंटरव्यू करना है। सर लास्ट बैचेस जो गुजरे हैं उसमें मैंने क्या रखा? हाँ मैंने क्या रखा था? यार नहीं बताते ना, ये FPSC 1 पेपर का शो नहीं करता, वो डिस्क्लोज नहीं करता। अगर कोई कहता है तो वो स्पेकुलेट कर रहा है। मेरे सीनियर से इंस्पेक्टर उन्होंने बताया था जी कि मेरे 85 मार्क्स थे और मैं रेटिंग में रहा। उसको कैसे पता चला? ये मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता था, लेकिन अरे उसके फिर इंटरनल रिसोर्सेज होंगे। लेकिन 85 अगर आ जाए तो 85 में हो जाना था यार उसका। वो आप खुद भी बना कैलकुलेशन करते हैं, मैं पेपर दे के वहाँ आके बैठ जाते हैं कि कैलकुलेट यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे करते हुए शायद गलती हो गई हो। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, इसमें FPSC में नहीं है, PPSC में है ना नेगेटिव। हाँ अच्छा, आपका हो नहीं गया क्वेश्चन? नहीं हो गया आपका। अच्छा चलो प्लीज़ पूछो। इंटरव्यू से रिगार्डिंग पूछना था कि ये तो मैंने एक हाँ हम वो कर देते हैं शेयर, एक क्वेश्चन हम इंटरव्यू पे भी लेते हैं। बिल्कुल जी, वेल प्रिपेयर होके जाएं, कॉन्फिडेंस जाएं, अपनी इंग्लिश को इस दौरान में ठीक करें, बिकॉज दे एक्सपेक्ट दैट द कैंडिडेट विच इज़ गोइंग टू बी इंटरव्यूड is have knowledge of English, he can communicate in English, he can give us ideas about taxation in English। तो इसको तो थोड़ा सा ठीक कर लें, ये एज होता है, ये आपके चांसेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। फिर होता ये है कि इसके अलावा यही चीज़ें वो पूछेगा। मुझसे क्या पूछा था, मुझसे उसने पूछा कि ये ज़ीरो रेटेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने यही कहा कि ज़ीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाइज में कोई फ़र्क निकाल के दे दो हमें। मैंने बता दिया। उसने कहा जी विद होल्डिंग के बारे में बताओ कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट विद होल्डिंग। मैंने कहा ये अंडरस्टैंडिंग है। देन ही आस्क्ड मी प्लीज़ टेल अस सम सेक्शन विच डील्स विद होल्डिंग। अच्छा, अभी विद होल्डिंग के सेक्शन तो सिलेबस में भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन बाय द विर्चू ऑफ माई एक्सपीरियंस आई टोल्ड हिम कि 150 से सर 149 से स्टार्ट हो जो सैलरी, 50 प्रॉफिट डिविडेंड, 51 डिविडेंड, 52 नॉन रेजिडेंट की इनकम विद होल्डिंग, 153 सबसे मशहूर है। तो जब उसे मैंने ये बता दिए तो उसने कहा कि आई एम सेटिस्फाइड। उसने कहा कि सर दूसरों के हैंड ओवर कर दिया कि आप इंटरव्यू ले लें इसका, ठीक है। तो ये आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह हम साथ साथ में जो डिस्कशन होगी वो हम इस तरह करेंगे कि गपशप के अंदर कि हम इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें जो आपका ट्रेंड है वो